हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के अंदर सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल जो इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है। उस सिद्धांत कौन कौन से हैं, उन सिद्धांतों को फॉलो करना होगा आपको हमेशा, आपको भी इंश्योरेंस कंपनी को भी, ठीक है। पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सबसे पहला है आपका अटमोस्ट गुड फेथ। एक वर्ड में क्लियर कर देता हूं, अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है सद्विश्वास, यही है ना हिंदी में, सद्विश्वास का सिद्धांत। मतलब कहने का यह है कि इसके अंदर आप कंपनी के ऊपर, कंपनी आपके ऊपर पूर्ण विश्वास रखती है कि आप कंपनी से कोई बात नहीं छुपाओगे और कंपनी आपसे कोई बात नहीं छुपाएगी। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है कंपनी आपको बता देगी, या जो आपका एजेंट है वो बता देगा। और आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड या अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जिस चीज़ का इंश्योरेंस कराने जा रहे हो उससे रिलेटेड जितनी भी मटेरियलिस्टिक बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप कंपनी को बता दोगे, ठीक है। बाद में जाकर के कुछ भी ऐसा पता चलता है कि भाई ये चीज़ें तो आपने बताई नहीं थी या ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, तो वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है, नल हो जाएगा, ठीक है, और आपको क्लेम नहीं मिलेगा। पहला सिद्धांत क्लियर हो गया। दूसरा सिद्धांत है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है ये इंश्योरेबल? मतलब कहने का ये है कि आप इसके अंदर किसी भी ऐसे व्यक्ति या किसी भी ऐसी चीज का इंश्योरेंस करा सकते हो जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट मतलब कहने का उसके नुकसान होने से आपको नुकसान हो जाए। मतलब कहने का ये है कि मैं पहले बता चुका हूं कि मालिक होना जरूरी नहीं है। मैं किसी घर में रहता हूं और उस घर में मेरे को लगता है कि भाई इंश्योरेंस कराना जरूरी है और वो रेंट पे रहता हूं मैं, तो अगर उसका नुकसान होता है तो मेरा भी तो नुकसान होगा, इस वजह से मैंने इंश्योरेंस करा लिया। समझ में आई बात? ठीक है, किसी का भी इंश्योरेंस करा सकते हो। अदर लैंग्वेज में तुम ये कह सकते हो कि हम किसी भी का भी इंश्योरेंस, मैं रोड चलते किसी व्यक्ति को पकड़ा, मैं इसका इंश्योरेंस करा रहा हूँ, मैं करा सकता हूँ। मैंने कोई भी केस दिखा दिया कि भाई ये अगर मर जाएगा या ये इसका कोई नुकसान होता है तो मेरा नुकसान हो जाएगा। कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करा देती है, क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस अगर मर जाते हैं या इंश्योरेंस अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कुछ अगर हो जाता है तो ऐसे केस में उनके एब्सेंटिज्म में क्या होगा कि कंपनी को नुकसान हो सकता है, तो वो इंश्योरेंस करा लेती हैं। समझ में बात? मतलब कहने का क्या है कि आप किसी का भी इंश्योरेंस करा सकते हो अगर आपको उसके अंदर कोई इंटरेस्ट हो तो, ठीक है। तो principle of insurable interest, it refer to that there must be such the relationship between the insured and the subject matter of the insurance। जो व्यक्ति है उसका और जो जिसका इंश्योरेंस कराया जाना है उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। that the insured stand benefit by the safety and the lose by its loss। उसके रहने से मुझे सेफ्टी मिलती है, मुझे प्रॉफिट होता है, और उसके चले जाने से मुझे लॉस होता है, तो मैं उसका इंश्योरेंस करा सकता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति का, है ना, ये है ना, इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहलाता है ये? इट रेफर्स दैट द इंश्योर्ड कैन गेट द ओनली कंपनसेशन अगेंस्ट द एक्चुअल लॉस एंड कैन नॉट प्रॉफिट फॉर द आउट ऑफ द इंश्योरेंस। कभी भी आप इंश्योरेंस के पैसे से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपका जितना नुकसान हुआ है सिर्फ नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। आपके फैक्ट्री के अंदर 20,000 रुपये के कंप्यूटर थे जो कि 30,000 रुपये के बिकने वाले थे। कॉस्ट प्रॉफिट नहीं, सेलिंग प्राइस, है ना, बीच का डिफरेंस 10,000 रुपये का प्रॉफिट। अगर ये 20,000 रुपये के अगर कंप्यूटर जल जाते हैं तो कंपनी आपको सिर्फ 20,000 का क्लेम देगी, कॉस्ट का क्लेम देगी, ना कि आपको प्रॉफिट का क्लेम देगी। हालांकि अब जो नए इंश्योरेंस होते हैं उसके अंदर इनका प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस हो जाता है, ठीक है, तो प्रॉफिट भी कंपनियां पे कर देती हैं, ठीक है। इवन प्रॉफिट की बात कर रहे हो कि अगर ऐसा आजकल तो इतना ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस चल रहा है कि मैंने एक इंश्योरेंस करा लिया और मैंने बोला कि भाई मेरे कंपनी में अगर आग लग जाती है तो मुझे दोबारा से कंपनी को खड़ा करने के लिए, ठीक है, और पूरा जो आग लगेगी उससे दीवारें जल जाएंगी, पेंटिंग करानी पड़ेगी, लोग मरेंगे, ठीक है, बहुत सारा जितना नुकसान होगा सारा का सारा कंपनी भर देगी, इंश्योरेंस कंपनी भर देगी। इवन उतने टाइम तक का प्रॉफिट भी भर देगी जितने टाइम तक आपको 6 महीने लग जाएंगे दोबारा से उस हालात में आने में, क्योंकि आपको तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो वो 6 महीने का प्रॉफिट तक भरने के लिए तैयार रहती है। तो वो आजकल के इंश्योरेंस नए एडवांस इंश्योरेंस हो गए। बट हमने प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में क्या है कि हमें ये पढ़ना है कि जितना नुकसान हुआ है सिर्फ उस नुकसान की भरपाई करेगी कंपनी, ना कि आपके प्रॉफिट की, ठीक है।
अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। ये वारंटी क्या है? इट रेफर टू द इंश्योर्ड सपोज टू फॉलो द एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ वारंटी क्या कहलाता है ये? इसके अंदर क्या करते हैं कि आपको वो सारी की सारी कंडीशंस को फॉलो करना है जो कंडीशंस प्रिंसिपल में वो कहते हैं इंश्योरेंस की कंडीशन जो रखी गई है, तो वो सारी की सारी कंडीशन को फॉलो करना है। कुछ तो एक्सप्रेस होंगी और कुछ इम्प्लाइड होंगी। जैसे कि मान के चलिए कंपनी ने कहा कि अगर आप अपने फैक्ट्री के बाहर अगर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखते हो, ठीक है, तो हम आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कंडीशन कि बता दिया कि भाई ऐसा करना है, आपको पूरा फायर का पूरा एक वो लगा करके रखना है, अपना इक्विपमेंट लगा करके रखने हैं कि अगर आग लग भी जाती है तो उसे बुझा करके लॉस को कम किया जा सके। ठीक है ना, ये हो गया एक्सप्रेस। दूसरा, अब कंपनी ये थोड़ी ना कहने आएगी कि भाई फैक्ट्री के अंदर पेट्रोल मत रखना, आपने पेट्रोल रख रखे, पेट्रोल में आग लग गई। समझ में आई बात? मतलब कहने का है कुछ कंडीशन तो कंपनी बताएगी ना, पर कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जो बताई नहीं जाएंगी, बट आपको खुद सावधानी रखनी है। उसे इंप्लाइड कंडीशंस कहा जाता है। ठीक है, कि आप मान के चलो कि कंपनी ऐसा कहेगी। ऑब्वियसली बात है, ज्वलनशील चीजें आप अपनी फैक्ट्री में क्यों रखोगे? विस्फोटक चीजें अपनी कंपनी में क्यों रखोगे? फैक्ट्री के अंदर क्यों रखोगे? समझ में? ये क्या है? इंप्लाइड कंडीशन है। तो दोनों ही कंडीशन को आप मान करके चलोगे, ये मान के चलते हैं। ठीक है, अगर पाया जाता है कि आपने इन कंडीशन को नहीं माना है तो फिर क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन गेटिंग द शिप इंश्योर्ड टू गिव द वारंटी दैट विल नॉट टेक द शिप टू अ सर्टेन स्पेसिफिक पोर्ट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं एक्सप्रेस उसके वारंटी के अंदर क्या है कि एक बंदे ने अपनी जहाज का, पानी के जहाज का जो है इंश्योरेंस करवाया, तो कंपनी ने कह दिया, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया कि भाई इन पोर्ट्स पे नहीं लेके जाना है आपको। अगर इन पोर्ट्स पे अगर आप लेकर के गए तो हम जो है इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे। ये एक्सप्रेस हो गया। इंप्लाइड के अंदर क्या होगा? दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन व्हिच आर नॉट रिटन एंड द नॉट मेंशन इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। पॉलिसी के अंदर कहीं लिखा नहीं होता है पर आपको मानना होता है। बट दीज आर द और फॉलोड एसेंशियली फॉर द एग्जांपल द शिप इंश्योर्ड द विल द सेल थ्रू द ओनली दैट रूट व्हिच इज कॉमनली बाय ऑल अदर शिप्स। ठीक है, पानी के जहाज का इंश्योरेंस कराया गया और ये मान करके चला गया कि जिस रूट से सारे जहाज जाते हैं उसी रूट से आपका भी जहाज जाएगा। आपने कहा नहीं, हम तो अलग तरीके से जाएंगे। आप अलग तरीके से गए, आपका जहाज डूब गया। इंप्लाइड कंडीशन है भाई, जब सारे के सारे इस रूट से जा रहे थे जहाज, तो आप क्यों अलग से गए? समझ में आई बात? ठीक है ना, तो जो कंडीशन है अगर एक्सप्रेस है तो एक्सप्रेस कंडीशन, ठीक है, और इंप्लाइड है तो आपको खुद मान करके चलना है कि वो मानना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्ट्रीब्यूशन का। जैसे कि मान के चलिए किसी व्यक्ति ने क्या किया कि क्लेम पाने के लिए एक ही व्यक्ति के 2 इंश्योरेंस करा दिए। ठीक है, उसने सोचा कि भाई LIC से भी इंश्योरेंस करा लेता हूँ, रिलायंस से भी इंश्योरेंस करा लेता हूँ, HDFC से भी इंश्योरेंस करा लेता हूँ, 3 इंश्योरेंस करा लेता हूँ। अगर मेरी डेथ हो जाती है तो तीनों से क्लेम मिल जाएगा, फायदा हो जाएगा, फैमिली को अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। या फिर अपनी बाइक का इंश्योरेंस 2 कंपनियों से करवा लिया। मतलब कहने का डबल इंश्योरेंस करा लिया आपने, एक ही वस्तु का डबल, चाहे वो लाइफ हो चाहे वो कोई अदर इंश्योरेंस हो। तो अगर इंश्योरेंस एक ही व्यक्ति से करा लिया, जैसे मान के चलिए कि आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस 50,000 रुपए का इंश्योरेंस कराया है। ठीक है, जिसमें से कि 50,000 रुपए का LIC से करवा लिया, ठीक है, और 30,000 रुपए का इंश्योरेंस रिलायंस से करा लिया, किसी दूसरी कंपनी से करा लिया। ठीक है, आई बात समझ? 2 कंपनियों से आपने इंश्योरेंस करा लिया। अब हुआ ये कि आपकी कंपनी, आपकी बाइक को 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, लॉस जो है वो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में 10,000 का नुकसान हो गया। तो 10,000 का क्या करोगे? इससे भी क्लेम मांग लोगे और इससे भी क्लेम मांग लोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कभी भी एक लॉस को 2 कंपनियों से डिमांड नहीं कर सकते। आप कहोगे पता कैसे चलेगा? पता सब लगा लेती है कंपनी। ठीक है, आप कभी भी एक क्लेम को 2 कंपनियों से डिमांड नहीं कर सकते। ये करेंगे कंट्रीब्यूशन 5:3। एक काम करते हैं, इसको 20 कर लेते हैं। ठीक है, या रेशो बनाने के लिए कुछ और चेंज कर लेते हैं। हाँ, हम लोग कर लेते हैं 20,000 का रेशो इसको कर लेते हैं और 10,000 का रेशो इसको 20 और 10 का कर लेते हैं, है ना।
अब अगर मान के चलिए दोनों से आपने एक से 20,000 का कराया, एक से 10,000 का कराया, तो इसका बनाएंगे रेशियो। क्या बनेगा? 2:1। अब 10,000 को 2:1 में बांटो, तब भी तो नहीं बट रहा ना, 3 आ जाएगा ना। 3:1 करते हैं, आसान रहेगा। ठीक है, अब जरा समझेंगे कि 30,000 का इंश्योरेंस आपने LIC से करवा लिया, 10,000 का इंश्योरेंस आपने रिलायंस से करवा लिया, और आपको लॉस हो गया 10,000 रुपए का, 10,000 का लॉस हो गया। इस 10,000 के लॉस को ये लोग आपस में अपने जो इंश्योरेंस का अमाउंट होगा ना, उसके रेशो में बांटेंगे। 30,000 और 10,000 का रेशो 3:1 बनेगा। 3:1 में अगर इसको मैं बांटता हूं तो कैसे बटेगा ये? 3 और 1 4, दोनों के नीचे 4 लिख दिया, 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 से कटेगा कितना? 2,500 रुपये में, और ये 4 से कटेगा 2,500 में, और 2,500 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा 7,500। मतलब कहने का है कि ये कंपनी आपको सिर्फ 7,500 का क्लेम देगी, ये कंपनी आपको 2,500 का क्लेम मिलेगी। टोटल क्लेम तो 10,000 का मिला। समझ में आई बात? इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। कभी भी कोई भी कंपनी, अगर आप एक कंपनी से अधिक कंपनियों से अगर जाकर इंश्योरेंस कराते हो, तो वो आपस में कंट्रीब्यूट करके उस लॉस की भरपाई को करते हैं। ठीक है, तो कोई समझदार ही व्यक्ति होगा जो 2 इंश्योरेंस कराएगा, क्योंकि क्लेम तो किसी एक कंपनी से भी 10,000 का मिल सकता था, तो 2 कराने से कोई फायदा तो नहीं हुआ। समझ में आई बात? तो कभी भी डबल इंश्योरेंस कराने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। ये सबरोगेशन क्या है? एक स्टेटमेंट बताता हूं आपको। दूसरे के पैर में, दूसरे के शूज में पैर डालना। शूज होते हैं अधिकार का निशानी होती है। ठीक है, मतलब कहने का है कि मैं दूसरे के अधिकार को अपने अधिकार बना लूंगा। मतलब कहने का ये कि एक बार आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेते हो, तो उस वस्तु के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी का हक हो जाता है, अधिकार हो जाता है। जैसे आपकी बाइक चोरी हो गई और आपने बाइक का इंश्योरेंस करा रखा था, कंपनी से क्लेम ले लिया, तो कंपनी से क्लेम ले लिया, तो अब पैसे आपको मिल चुके, बाइक मिली नहीं, बाइक नहीं मिली। अब कंपनी के जो डॉक्यूमेंट होंगे ना आपके बाइक के, वो अब कंपनी अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेगी। फ्यूचर में कभी भी अगर बाइक पाई जाती है तो वो कंपनी लेगी, आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप तो क्लेम ले चुके हो। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आपके जितने भी राइट्स थे उसके ऊपर, उस बाइक के ऊपर या उस वस्तु के ऊपर, वो सारे के सारे राइट्स किसके हो गए? कंपनी के हो गए। समझ में आई बात? इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। ठीक है, तो it refers to that when the insurance company insurer compensate the insured, then all the rights related to the subject matter of the insurance company get transferred to the insurer. एक बार इंश्योरर अब क्लेम दे देता है तो सारे के सारे राइट्स किसके पर ट्रांसफर होते हैं? इंश्योरर, वही कंपनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। यहां लिखता हूं, मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या कहता है? इफ इट रेफर दैट द इंश्योर्ड शुड ट्राई द मिनिमाइज द लॉस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस इवन इट इज इंश्योर्ड। कह रहा है कि अगर आपको उस वस्तु की उस तरीके से केयर करनी है जिस तरीके से अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया होता तो करते। भाई आपने बाइक का इंश्योरेंस करा लिया, आपने रोड पे बाइक खड़ी करी, चाबी निकाली, लॉक खुला छोड़ के घर आ गए, बाइक तो चोरी होएगी होएगी, है ना? पर क्यों करा आपने ऐसा? अरे इंश्योरेंस हो रखा है, कोई टेंशन नहीं, क्लेम ले लेंगे। समझ में? अगर इस एक्ट के बारे में कंपनी को पता चल जाता है, कंपनी क्लेम नहीं देगी। अगर आप लापरवाही करते हो, लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं करते हो, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? सिद्धांत क्या कहता है कि आपको उस वस्तु की उसी तरीके से केयर करनी है। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया होता तो कैसे केयर करते? उसको जंजीर से भी बांध करके आते आप, चेन लगा करके, ताला लगा करके 10 बार चेक करते लॉक को, और सब आते, है ना? सेफ्टी से रखते ना। तो उसी तरीके से केयर तब भी करनी है जब आप इंश्योरेंस करा लेते हो।
ठीक है ना। इंश्योरेंस कराने के बाद भी उसकी केयर वैसे ही करनी है। जैसे आपके फैक्ट्री में फायर से नुकसान हो गया तो उसको बुझाने की कोशिश करिए आपने, ठीक है, कि आग लग गई तो घर पे सोते रह के, अरे इंश्योरेंस हो रखा है, क्लेम तो मिल ही जाना है। समझ में आई बात, ठीक है। तो मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या कहता है कि आपको उस तरीके से केयर करनी है, उस तरीके से लॉस को मिनिमाइज करना है जैसे अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया होता तब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमा कॉज। प्रोक्सीमेट कॉज क्या होता है ये? प्रोक्सीमेट कॉज बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रोक्सीमेट कॉज का मतलब कहते हैं अप्रोक्सीमेट, मतलब कि एकदम प्रॉपर वही कॉज जिस कॉज की वजह से आपने इंश्योरेंस कराया सिर्फ उसका क्लेम मिलता है। एक एग्जांपल देते हैं, एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर आपने कंप्यूटर्स के पार्ट्स रखे हुए थे, पूरे में कंप्यूटर के पार्ट्स रखे थे, ठीक है। और क्या हुआ कि इसके अंदर आग लग गई, आपने इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस लिया हुआ था, क्या फायर इंश्योरेंस ले रखा था, तो फायर इंश्योरेंस करा रखा था, आग लगी, इतना पोर्शन जल गया, इतना पोर्शन जल गया और जलने के बाद हीट पैदा होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और उस गर्मी की वजह से ये वाले पार्ट्स जो थे ये भी पिघल के खराब हो गए, ठीक है। क्योंकि आपने सिर्फ फायर इंश्योरेंस ले रखा था तो आपको सिर्फ इतने का क्लेम मिलेगा, पिघलने का क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रोक्सिमा कॉज ये कहता है कि आपने सिर्फ फायर इंश्योरेंस ले रखा था, उसकी हीट से हमें मतलब नहीं है। तो जला हुआ माल कितना है, सिर्फ जले हुए माल का ही इंश्योरेंस होगा और उसी का ही क्लेम मिलेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो प्रोक्सिमा कॉज क्या कहता है? इट रेफर द प्रोक्सिमा कॉज दैट द नियरेस्ट कॉज एंड नॉट द रिमोट कॉज शैल बी। नियरेस्ट कॉज भी जो है नहीं लाइबल किया जाएगा, नहीं असर्टेन किया जाएगा। एस्टैब्लिश द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बिगिन द लॉसेस। एग्जांपल में देखते हैं क्या एग्जांपल हो सकता है इसका। कहाँ है एग्जांपल? समुद्र जानवर टक्कर मार, कहाँ एग्जांपल लिखा है इसके अंदर? कहाँ लिखा है? बीच में लिखा हुआ है। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट द कंडीशन ऑफ द, देख ही नहीं रहा यार, समुद्री जानवर है भैया। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस डैमेज इफ गेट्स, देखो ये रहा। The principle says that under the condition where it is possible not to establish the loss, the provisional cause is follows. For instance, अच्छा यहाँ पे example का instance लिखा हुआ है, ठीक है। If a ship get damaged due to the constant friction with the iceberg and caused due to the stock as well, now the damage is the stock which is insured, hence the insurance company will pay the compensation. होगा क्या? देखिए आपने गुड्स का स्टॉक इंश्योरेंस करा रखा था, ठीक है, बट जो जहाज है वो कुछ बर्फ के जो पहाड़ होते हैं उससे टकरा गया और उससे डैमेज हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स का क्लेम होगा। समझ में आई बात, ठीक है। दूसरी चीज, नाउ द डैमेज इज द स्टॉक इज टू द स्टॉक विच इज इंश्योर्ड। स्टॉक का इंश्योरेंस कराया जाएगा, वो क्लेम मिलेगा, बट जहाज का क्लेम नहीं मिलेगा। हेंस द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द कंपनसेशन, ठीक है। नियरेस्ट कॉज जो होता है ना वो भी आपका असर्टेन नहीं किया जाता है, जिसके लिए जिस चीज के लिए एग्जैक्टली आपने इंश्योरेंस कराया है सिर्फ उसी का भुगतान किया जाता है, ठीक है।